आजकल कमर दर्द और गर्दन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ये किस की प्रॉब्लम है? क्या है खान पान हमारा? ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हर किसी के पास में एक मोबाइल है और वो मोबाइल को चलाते चलाते वो खो जाता है कि हमारी गर्दन की पोजीशन ऐसे की जगह ऐसे रहनी है। देखो, अगर किसी को अचानक अगर पेन हो रहा है बैक में, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको अगर प्रेस करते हैं तो सही हो जाता है। तो हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा। और घुटनों का जो ट्रीटमेंट है, जो गठिया है, उसका 3 से 6 महीना लगता है, वो रिवर्स हो जाता है उनका भी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कोई रोज डेली में पेन किलर लेता है तो क्या दिक्कत हो सकती है? डेली पेन किलर लेने से आप बहुत ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाओगे। अच्छा। एक तो सबसे पहले पेन किलर जब लेते हैं ना, आपको सबसे पहले मज़ा आता है कि यार आराम मिल गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो आदत बन जाएगी आपको। आज जिस दिन आदत बनी, आप उसके बगैर सो नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। एक तरीके से ड्रग अब्यूज़ का केस बन जाता है कि भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए चाहिए। तो दूध के साथ में मछली, मरने का पूरा प्रोसेस है वो तो। दूध के साथ में नमक, मरने का तो चाय के साथ में हम नमकीन भी खा रहे हैं, वो भी गलत है। सोना जितना 6 घंटे से ज़्यादा मत सो। 6 से 8 घंटे सफिशिएंट हैं। 8 घंटे भी मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा सो रहे हो आप तो अब अपनी मौत को उड़ा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कमर दर्द, गर्दन दर्द, डिस्क प्रॉब्लम। आजकल ये समस्या हर घर में दिखती हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो घर की महिला हैं। वो ये समस्या हर किसी को होती हैं। लोगों के मन में कई सवाल प्रकट होते हैं। क्या बिना सर्जरी के दर्द ठीक हो सकता है? क्या हर दर्द डिस्क प्रॉब्लम होती है या फिर मांसपेशियों का भी दर्द होता है? लाइफ स्टाइल और आयुर्वेदा के अनुसार ये दर्द सभी कम हो सकते हैं और ये जड़ से भी खत्म हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनीष गौतम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या बिना सर्जरी कमर दर्द, गर्दन और डिस्क प्रॉब्लम सही हो सकती है? जी बिल्कुल सही सुना है। जो बीमारी एलोपैथ में सर्जरी के द्वारा या पेन किलर्स खिलाते खिलाते भी सही नहीं होती है, लोगों को सर्जरी कराने के बाद में भी हमारे पास में आना पड़ता है, उसको आयुर्वेद सही कर सकता है पंचकर्मा के द्वारा, अपने डाइट के द्वारा, और कुछ हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अगर फॉलो करते हैं तो बिना सर्जरी और बिना पेन किलर्स के भी आप इन गंभीर बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। ओके। क्योंकि सर क्या कहते हैं, जो एलोपैथी दवाई होती है तो शायद और भी कुछ बीमारी प्रकट होती है, आई थिंक। बिल्कुल, अगर हम लंबे समय तक अगर पेन किलर खाते रहते हैं, हम ऐसी बीमारियों में ज़्यादातर एनसेड चलती हैं, मतलब पेन किलर चलते हैं, साथ में स्टेरॉइड चलते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में और गंभीर व्याधियां होने लगती हैं, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है। इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हम बुलावा देते हैं पेन किलर्स को बहुत समय तक खा खा के। और इसके साथ में यदि अगर आप सर्जरी पे भी जाते हैं तो सर्जरी में ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि आप पूरी तरीके से सही हो पाएंगे। अभी मेरा रिसेंटली एक केस चल रहा है, वो 4 महीने पहले सर्जरी करवा के आ चुका है, और उसके बाद में 15 दिन बाद उसको फिर से पेन होने लगा, फिर से वही सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर दोबारा एमआरआई उसने कराई तो सेम चीज़ें में निकली हैं, और उससे बेहतर होने के बजाय उससे बदतर होते जा रही हैं। तो वो पेशेंट मेरे सब पास में चल रहा है और उसको काफ़ी अभी आराम भी है। ओके। आजकल कमर दर्द और गर्दन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ये किस की प्रॉब्लम है? क्या है खान पान हमारा? बिल्कुल। देखो, ये सारी जो व्याधियां हैं, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। एक तरीके से हमारी जो आज की दिनचर्या में देखें तो हर किसी के पास में एक मोबाइल है, और वो मोबाइल को चलाते चलाते वो खो जाता है कि हमारी गर्दन की पोजीशन ऐसे की जगह ऐसे रहनी हो। तो ये एक मुख्य कारण है सर्वाइकल पेन का। आज की जनसंख्या में 95% लोगों के सर्वाइकल प्रॉब्लम है। 95, ये फैक्ट है। इसी तरीके से कोई भी और कोई डिजीज देखें, जैसे कि कमर में दर्द है, हमारे बैठने और उठने के तरीके से लेके सोने के तरीके तक सब कुछ चेंज हो चुका है। हम बैठते पहले जब आप बुजुर्ग हमारे हैं, आपने देखे होंगे, या तो वो खाट पे बैठते थे या फिर वो जो है
पालती मार के बैठते थे, या फिर पुराने जैसे देखते हैं। लेकिन आज के समय पे आप सोफा पे बैठते हैं, स्पंज वाले गद्दे पे बैठते हैं, तो उससे होता क्या है, उसी पे सोते हैं, उसी पे बैठ रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी हैरेंगर हो चुकी है। और उसकी वजह से हमारी डिस्क की जो एक पोजीशन रहती है, एक डिस्क हमारे जो वर्टिब्राज के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, और वो अपना जो एक साइज है, जो एक पर्टिकुलर साइज में होती है, उसको खो के अपना घटती रहती है, या फिर उसमें और भी व्याधियां हो जाती हैं, जैसे डिस्क बल्ज जैसी कंडीशन आ जाती है, डिस्क हर्निएशन जैसी कंडीशन आ जाती है, डिस्क डिजनरेशन होने लगता है। तो वो डिस्क की जो जितनी भी बीमारियां हैं वो इसी कारण हो रही हैं कि हमारे रहन सहन और लाइफ स्टाइल है, खान पान का तरीका, वो सब चेंज हो चुका है। ओके सर, डिस्क की क्या क्या परेशानी हो सकती हैं? आज के समय पे देखें तो डिस्क की समस्या जो है बहुत कॉमन हो चुकी है। डिस्क एक तरीके से, हम पहले डिस्क जान लेते हैं, डिस्क होती क्या क्या है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलके बनी होती है। ऐसी छोटी से लेके बड़ी हड्डियां जो है उनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वर्टिब्रास के बीच में, हर एक वर्टिब्रा के बीच में मान के चलो एक ये वर्टिब्रा है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच में ही पुसल्ला की स्ट्रक्चर होगी, ताकि इन दोनों को ये जोड़े रखे। और स्पंजी टाइप की होती है, थोड़ी सिलिकॉन टाइप की होती है। तो उससे क्या है, कोई भी हमारी बॉडी का जर्क होता है, कोई भी अगर ऐसे कोई हमारे को चोट वोट लगती है, तो वो जो है वो हिले नहीं, या फिर जो है दोनों आपस में मिले नहीं, कोई चोट ना लगे, तो उसकी वजह से वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, डिस्क कहा जाता है। डिस्क की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं जी? तो डिस्क की बीमारियों में हमारे सबसे पहले आती है डिस्क डिजनरेशन। डिजनरेशन का मतलब है किसी चीज का घटना। ओके। तो डिस्क हमारी एक पर्टिकुलर साइज में होती है, अगर साइज से वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगे, हमारे रहन सहन के तरीके से, हमारे उठने बैठने के तरीके से, खान पान के तरीके से, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी वजह से कम होने लगती है। अब कम होने लग रही है तो उसका मतलब है कि वो घट रही है। और ये जो मैंने बताया आपको इतनी है, अब ये मिलने लगेगी तो क्या हो जाएगा, एक समय पे ऐसा आएगा कि ये परेशान करने लगेगी, दर्द करने लगेगी। इसके साथ में जो हमारी नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके यहाँ से पूरी ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें इस तरीके से, एक तरीके से मानो ये ये एक वर्टिब्रा है, इसके अंदर से एक नर्व जा रही है, एक मोटी नर्व जा रही है जो कि ब्रेन से अटैच्ड है, वो नीचे तक जाती है। फिर इसी तरीके से ये जो है इसमें इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, हमारे हाथ में भी जा रही हैं, पैर में भी जा रही हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी जा रही हैं, तो उनको वो हैम्पर्ड करने लगती है। ठीक है, ओके। इसके बाद में आती है डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज में होता क्या है, डिस्क बल्ज में जो डिस्क है हमारी वो फूलने लगेगी, एक जगह से फूलने लगेगी इन्फ्लेमेशन के कारण। ठीक, तो वो फूलने से क्या होगा, वो भी हमारा जाएगी स्पाइनल कॉर्ड पे, प्रेशर डालेगी, उसकी वजह से पेन होगा। इसके बाद में एक कंडीशन आती है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन में वो और वर्स्ट हो जाती है कंडीशन, उसमें डिस्क जो है हमारी फैलने लगती है और ज़्यादा। मतलब एक तरीके से समझो कि एक पाउच है, एक पाउच में से अगर थोड़ा सा एक बबल निकल आए तो वो डिस्क बल्ज है, और उसी पाउच में से अगर वो फट जाए और उसमें से लिक्विड निकलने लगे, पाउच में से अगर लिक्विड निकल रहा है तो वो डिस्क हर्निएशन की कंडीशन बनी है। ओके। तो डिस्क अगर फट के अगर निकलने लगे, उसमें से जो उसका लिक्विड भरा हुआ वो बाहर निकलने लगे, तो वो डिस्क हर्निएशन माना जाता है। ऐसी कंडीशन तब होती है जब हमारे साइटिका का, या मतलब कमर से लेके और नीचे पैर तक जो दर्द जाता है वो साइटिका की कंडीशन मानी जाती है। हालांकि साइटिका एक कोई बीमारी नहीं है, एक तरीके से एक नर्व है, हमारी बॉडी का पार्ट है। तो वो जब डिस्क हर्निएशन होती है L5S1 पे, तो वहाँ पे वो डिस्क जो है वो प्रेशर डालती है साइटिका नर्व पे, और इस वजह से साइटिका पूरे पैर में जो है वो हमारी कमर से लेके पूरे पैर में होती, दर्द होता है। तो इतना भयंकर दर्द होता है उसमें साइटिका में, क्योंकि वो नर्व कंप्रेस हो चुकी है। और इसका चिकित्सा भी उसी तरीके से ही है, ऐसा ही है कि जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं से उसकी चिकित्सा है। तो ये डिस्क की कुछ ये 3 मेजर प्रॉब्लम हैं जो कि हमें सामने देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारी हैं, लिस्ट ऐसी है। मतलब वर्टिब्रा जो है एकदम से बाहर निकल जाता है,
मतलब ऐसे पार्टी पर आए ये बाहर निकलने लगेगा। तो इससे फिर क्या होता है सर, अगर ये इससे ये होता है कि इसमें और ज़्यादा पेनफुल पेनफुल रहता है? पेनफुल होती है और एकदम स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है। स्कोलियोडोसिस होती है, मतलब जो कमर का जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उस ये कर्व में होती है, ऐसे करके एक कर्व में होती है, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं इसको, एक कर्व में होती है। अगर वो कर्व ना होके वो ऐसे करके कभी यहाँ से फूल गया, मतलब जैसे सर्वाइकल जिनका होता है वो यहाँ से वो थोड़ा सा उनका कीड़ा सा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है। अगर इनकी किसी के लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो वो आगे घुट जाती है, घुस जाती है ना। तो इसी तरीके से अगर उसका कर्व खराब हो जाता है कहीं से, जहाँ से जितनी कर्व होना चाहिए वहाँ ना होकर वो और कहीं हो जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जिसको हम आम भाषा में डिस्क बल्ज बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं, यही स्लिप डिस्क हर्निएशन को ही स्लिप डिस्क कहा जाता है। ओके। ठीक, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है डिस्क की। सर अगर कभी अचानक बैक पेन होना शुरू हो जाए तो उसके लिए कोई ऐसा कोई आसन हो जिससे क्या कहते हैं आदमी उसको कर ले और पेनफुल मतलब राहत मिल जाए? देखो, अगर किसी को अचानक अगर पेन हो रहा है बैक में, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको अगर प्रेस करते हैं तो सही हो जाता है? तो हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा। जी ऐसे कुछ आप तो एक हिंदू बताइए। जैसे ये जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, ये हमारा हाथ में दोनों हाथ में से एक अंगुल, मतलब जो पेशेंट का है एक अंगुल यहाँ से जो हमारी ये लाइन है इसको मणिबंध रेखा बोलते हैं, मणिबंध रेखा के एक अंगुल छोड़कर, मतलब एक अंगुल ही हो गई, तो इस वाले प्रेशर पॉइंट को दबाना है। और इतनी तेज दबाना है, पेशेंट खुद तो नहीं दबा पाएगा लेकिन दूसरा सामने वाला बंदा है उससे दबाना है। इतनी तेज दबाना है कि उसको उसका दर्द कम होने लगेगा, इसका ज्यादा होने लगेगा। अच्छा। उसी समय पे वहां का दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ का भी हो जाएगा। तो वो मतलब यहाँ भी ये कुछ देर बाद ये भी सही हो जाएगा, वो तो सही हो ही गया। खुद तो हो ही जाएगा, इसमें तो आराम मिल ही जाएगा। ओके। ऐसा कोई एक और कोई आसन हो अगर किसी कमर में? बाकी आसन में आप डेली रूटीन में अगर ये रखें तो एक भुजंग आसन होता है, उसको आप कमर दर्द के लिए करें, बहुत अच्छा आसन है। सर्वाइकल जिनको है उनको सर्पासन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर बिल्कुल रोगों से मुक्ति चाहता है और अपने डेली रूटीन में अगर सूर्य नमस्कार कर सकता है तो वो बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार हर एक व्यक्ति को करना चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत फ़ायदे हैं। हमारे पूरे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबको वो कवर करता है। उसमें 12 आसन होते हैं, जी जी। तो क्रम बाई क्रम 12 आसन करने। साथ मतलब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, कहीं से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जितने भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम हैं, जितने भी स्पाइन के प्रॉब्लम हैं, एक एक तरीके की एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन योग से बहुत बड़ा फायदा है। हर इंसान को सूर्य नमस्कार तो करना चाहिए। सर साइटिका जैसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो साइटिका एक बीमारी नहीं है, हमारी बॉडी का पार्ट है, जो कि L5S1 से निकलती है और नीचे पैर तक जाती है। ठीक है, तो साइटिका बीमारी क्यों बोलते हैं फिर इसको लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका साइटिका बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना भयंकर दर्द करती है, इतना भयंकर दर्द करती है कि इंसान ना उठ पाता है ना बैठ पाता है। तो सर इसको पता कैसे चलता है कि ये मतलब ये साइटिका बीमारी हो गई? साइटिका का पता अगर करना है किसी को तो कमर से दर्द स्टार्ट होगा और आपके नीचे पैर तक जाएगा। ओके। ये इसका जो है मेन पता करने का आप पता कर सकते हैं, एक तरीके से मेन कारण है ना। दूसरा है कि अगर आप लेटे हैं, आप लेट जाइए और लेट के स्ट्रेट लेट जाइए, हाथ नीचे रखिए, पैर नीचे रखिए। जिस पैर में दर्द हो रहा है उस पैर को आप धीरे धीरे करके उठाइए ऊपर की तरफ सीधा स्ट्रेट करके, जैसे ये पैर है वो धीरे 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 करके जहां तक आप उठा पा रहे हो वहां तक उठाइए। जैसे ही आपको पेन होने लगे, खिंचाव होने लगे, आप रुक जाइए। और वहां पे देखिए तो वो साइटिका है। ओके। तो इसको सही करने के लिए क्या उपाय है? इसको सही करने के लिए देखो, आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है, अग्निकर्म है, विद्यकर्म है, ये बहुत सारा बहुत उपयोगी जो है थेरेपीज हैं आयुर्वेद की। घर पे आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप आसन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो कारण है आयुर्वेद केवल जैसे मानते भी हैं, जानते भी हैं, आप लोग जानते हैं, आयुर्वेद में लिखा भी है कि आयुर्वेद सिर्फ कारण पे काम करता है, उसके रूट कॉज पे काम करता है। तो रूट कॉज क्या है साइटिका का? और वो है L5S1 पे जो कंप्रेशन हो रहा है वो।
तो हम पहले उसको सही करेंगे, साइटिका को हम देखते ही नहीं है। अगर कोई साइटिका का पेशेंट आ रहा है तो साइटिका का जो पेन हो रहा है उसको हम जो है ख़त्म कर देते हैं। हमारी कुछ थेरेपीज हैं, विद्यकर्म करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, रक्तमोक्षण है। रक्तमोक्षण इसमें नहीं करते हैं लेकिन अच्छा काम करता है। ओके। ठीक है। ऐसी कुछ आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपीज हैं जिसके साइटिका का पेन तो चला जाता है लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए उसको पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो वो जहाँ से वो ब्लॉक हो रही है, नस जो है दब रही है, साइटिका की जो नस दब रही है उसको हम खोलने का काम करते हैं। और वो L5S1 पे जो दबी है वहाँ से, तो ट्रीटमेंट उसका वही है। और ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हम पेन किलर दे दें आपको, पेन किलर से कुछ होना ही नहीं। हमारे यहाँ पे बिना पेन किलर के माइग्रेन, साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इन सब में कोई पेन किलर नहीं देता मैं। एलोपैथी की एक दवाई नहीं देता मैं, और पेन तुरंत की तुरंत आराम मिलता है। किसी को अगर माइग्रेन हो, किसी को अगर माइग्रेन हो और तुरंत आराम चाह रहा है तो एक बार आ जाइए जी। 2 मिनट के अंदर आराम मिल जाता है। अच्छा। किसी को अगर साइटिका का पेन हो, पैर उठाने में दिक्कत हो रही हो, जो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है कि पैर उठा के अगर देखिए, अगर ऐसी कोई किसी को दिक्कत है तो आप 1 मिनट दीजिए मुझे और 1 मिनट बाद वो पैर उठने लगेगा। ये ताकत है आयुर्वेद की। आयुर्वेद में बहुत सारे लोग मानते हैं कि बहुत लेट रिजल्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको ट्रीटमेंट लेते रहो, सालों 2 सालों में आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये मिथ है लोगों का। ये भ्रम है, ये झूठी अफवाह है लोगों की फैलाई कि आयुर्वेद ऐसे काम करता है, आयुर्वेद वैसे काम। आयुर्वेद इतना इफेक्टिव है, इतना जल्दी रिलीफ देता है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों को जादू लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया। जब मैं अपने साइटिका वाले पेशेंट पे या माइग्रेन वाले पेशेंट पे, सर्वाइकल वाले पेशेंट पे, एवियन वाले पेशेंट पे, लंबर स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट पे जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जब रिजल्ट आने लगते हैं, तब वो लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो जादू सा हो गया। और लोग कहते भी, मेरे पेशेंट कहते भी कि ये अचानक से पता नहीं सर, अभी तो उठ नहीं रहा था, अभी उठने लगा। पर फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी, जिनका हाथ सालों से नहीं उठ पा रहा हो, 1 मिनट के अंदर उठने लगेगा। तो जो मिथ फैला है तो आई थिंक एलोपैथी दवाइयों ने। अब वो तो देखो दुनिया की, देखो क्या बात है, अब इस पे हम ज्यादा ना बात करें क्योंकि ये आपत्तिजनक चीजें हो जाएंगी हमारे लिए, है ना। अच्छा सर, ये जो आयुर्वेदिक काम कैसे करता है फिर? आयुर्वेद काम करता है रूट कॉज पे। आयुर्वेद के बारे में अगर कहें तो आयुर्वेद अपने सिद्धांतों पे काम करता है। आयुर्वेद वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। तो दोष, धातु और मल, आयुर्वेद के 3 सिद्धांत हैं। अगर किसी ने ये जान लिए तो आयुर्वेद को समझ। आयुर्वेद वैसे बहुत बड़ी चीज, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। आसान नहीं। लेकिन अगर सही शब्दों में, अगर हम कम शब्दों में अगर किसी को समझाना चाहें तो वो यही है कि दोष, धातु, मल को अगर आपने ठीक कर दिया एक कलर में से, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं तीनों चीजों से बना हुआ है। और चल भी रहा है इन्हीं से, इन्हीं से चल रहा है, इन्हीं से ही स्वस्थ होता है और इन्हीं से ही अस्वस्थ होता है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो सिर्फ जो है दोष, धातु और मल के कारण। और जितनी बीमारियां सही होती हैं, अगर हमने इनको ठीक कर दिया तो वो सही हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं जी। जो दोष है हमारे 3 तरीके के होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात क्या होता है, एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी में रहता है, लेकिन उसका जो घर है वो नाभि के नीचे नीचे, मतलब जो नाभि है हमारे नीचे नीचे जो जितने भी एरिया है वो वात का घर है एक तरीके से। उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं जी? उसमें सबसे ज्यादा दर्द है। अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा उसको पेन होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, उसको गैस बनेगी। सर अभी गैस की तो मतलब मैं बहुत सारे पेशेंट से मिला भी था, तो गैस की प्रॉब्लम ये सब बात की वजह से सब वात के कारण है। हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, वात के कारण होता है। जितना शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, वात के, एक ही सवाल। तो ये हमारा नीचे का एरिया, इसी पे हम लोग जो है इसकी चिकित्सा भी वैसे ही करते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा भी वैसे ही होती है दोस्त के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब वात की हमने बात कर ली, हम पित्त की बात करते हैं। जिनको भी एसिडिटी बनती है, इनको भी हाथ पैर गर्म रहते हैं,
बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो सब जो है वो पित्त का गिरा हुआ होता है, उसके कारण है। पित्त का घर कहाँ है? नाभि से और हृदय के बीच में। ओके। ये पित्त का कारण, ये ठीक कर दिया, आपकी सारी बीमारियां यहाँ से जो रिलेटेड हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, ऐसी बीमारियां भी पित्त के कारण, ये इसका इलाज करना है। इसीलिए तो कहते हैं ना आयुर्वेद में कि अगर पेट का इलाज कर लिया तो सारी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये पेट क्या है? पित्त है। ठीक, तो हमें पेट को सही कर देते हैं, आधी बीमारी हमारी वैसी खत्म हो जाती है। फिर इसके ऊपर आता है हृदय के ऊपर कफ। जितनी भी खांसी किसी को हो रही है, बलगम आ रहा है, इसकी लंग्स की कोई भी बीमारियां हो रही हैं, वो सब किसके कारण होती हैं? कफ के कारण। गर्दन से ऊपर की जितनी बीमारियां हो रही हैं, जुकाम है, साइनस हो गया है, नाक बंद हो गई है, नाक नहीं खुल पा रही है, ठीक है, बाल चले जा रहे हैं, हालांकि बाल का कारण दूसरा पित्त भी होता है। अच्छा। लेकिन ये है कि कफ जितनी भी गर्दन के ऊपर, मतलब हृदय के ऊपर जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, वो सारी कफ के कारण होती। तो ये 3 दोष हो गए, और 3 दोषों के अकॉर्डिंग क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, बहुत कुछ है, हम सोच भी नहीं लगते इतना बड़ा आयुर्वेद है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी हम सरल भाषा में समझा सकें आयुर्वेद को। जी जी। तो ये दोष है एक तरीके से। ये अगर ये वात है कि आधा हमने भर रखा है, इस तरीके के 3 बोतल आप समझिए। जी। 3 है, आधी आधी भर रखी है, वात, पित्त और कफ। अगर इस बोतल को मैं खाली कर देता हूँ, या इसमें से एक बोतल में से निकाल के इसमें भर देता हूँ, या निकालता भी नहीं हूँ, सीधा इसको फुल कर दो, आप ये समझिए इसको मैंने फुल कर दिया, बाकी दोनों दोस्त जो है आधे आते हैं शरीर में। तो ये क्या करेगा? तो पूरे शरीर में फैलेगा, उसके बाद में बीमारी पेट करेगा। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बीमारी तो हो गई, अब इसको ट्रीट कैसे करें, इसको सही कैसे करें? तो आयुर्वेद काम करता है 2 चीज़ों। अब या तो इस जो बढ़े हुए पानी को है, जो बढ़ा हुआ दोष है शरीर में, या तो इसको दवाइयों के द्वारा आप वहीं पे स्टॉप खत्म कर दें। अब इतना बड़ा हुआ दोष होगा, अगर कम होगा तो दवाइयों से सही हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सक जब देखते हैं तो 2 जरूर देखते हैं, कितना बड़ा हुआ है। ज़्यादा बड़ा हुआ है तो फिर सीधा पंचकर्म करवाते हैं। अब क्यों करवाते हैं वो भी जानते हैं अभी। और कम बड़ा हुआ है तो दवाइयों से काम चल जाता है। ओके। जैसे अगर किसी का 4-5 साल हो गए, किसी गठिया है, किसी को घुटनों का दर्द हो रहा है, और 4-5 साल का पुराना मरीज दवाइयों से सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसका पूरा शरीर, जो दोष है वो पूरे शरीर में फैल चुका है और बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंचा। तो उसको सही करने के लिए टाइम लगेगा। या तो आप दवाई खा रहे हो तो 2-3 साल तक और खाइए, नहीं होगा उससे, तो उसका तरीका है पंचकर्म। पंचकर्म क्या करता है? जो हमारा ये बढ़ा हुआ दोष था, जो आधी बोतल और एक्स्ट्रा भर रही, हम इसको जो है मैनुअली बाहर निकाल लेंगे। ओके। अब वो बाहर निकालने के तरीके पंचकर्म में हमने बताया, वात, पित्त, कफ। अब वात में क्या है कि वात को निकालने की जो है पंचकर्म में एक विधि है, बस्ती। अच्छा, पंचकर्म को 5 कर्म है एक तरीके से मान के चलिए। एक तरीके से पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है पंचकर्म। सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट थेरेपी है पंचकर्म। पूरी बॉडी की शुद्धि कर देती, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती, जितने भी दोष बड़े हुए हैं सबको ठीक कर देती। तो उस तरीके से अगर पंचकर्म को देखा जाए तो 5 कर्म है। पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा बस्ती, और चौथा नस्य, और 5वां रक्तमोक्षण। ओके, ठीक है, ये 5 कर्म है। अब 5 में कैसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहला आता है वमन। हमारी जो हमने बताया कि यहाँ से ऊपर वाले जो एरिया है वो कफ का होता है। तो सबसे पहला जो है वो वमन कर्म होता है, वो कफ को निकालने के लिए काम आता है। जैसे सोरियोसिस जैसी बीमारियां हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स, आधे तो कफ के कारण ही होते हैं, कुछ पित्त के कारण होते हैं, कुछ होते। लेकिन हम इसमें विवरण कराना, जैसे सोरियोसिस बीमारी है वो कफ और पित्त के कारण होती है। तो हमने क्या किया, उसमें जितना भी शरीर में कफ फैला हुआ है उसको हमने एक जगह पे एकत्रित किया, और उस कफ का स्थान होता है हमारे से जो हमारा स्टमक है, वो का स्थान माना जाता है। अब वहाँ पे इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में हमने क्या किया, दवाई खिलाई, दवाई खिला के वो पूरा बाहर निकाल दे। किसके द्वारा कराया? उल्टी के द्वारा। वमन कर्म जो है वो
एक तरीके से आयुर्वेदिक एक प्रोसेस है जिसमें उल्टी कराई जाती है जानबूझ के, ओके, और उल्टी के द्वारा सारा कफ जो है वो बाहर निकल आता है। सोरियोसिस में इतना भयंकर रिजल्ट है इसका, अगर किसी को वमन कराते हैं हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। कितनी भी पुरानी सोरियोसिस हो, ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने ठीक किए हैं सोरियोसिस की। पंचकर्म से ये तब हो सकता है। पंचकर्म से बहुत कुछ हो सकता है। वैसे है क्या ये पंचकर्म? यही है 5 कर्म है। अच्छा पहला तो वमन है, जी। दूसरा विरेचन। विरेचन में क्या होता है, हमने दूसरा दोष बताया था पित्त। पित्त का रहता है हमारा नीचे नाभि से। नाभि और हृदय और नाभि के नीचे, मतलब एक तरीके से पेट हो गया। तो हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी में से इकट्ठा करके लाए पित्त, यहाँ पहुंचा दिया, दवाई खिलाई और लूज मोशन करवाती है उसको। करीबन 20 से 30 लूज मोशन कराते हैं। ओके, उसमें सारा जितना भी बॉडी का पित्त बढ़ा हुआ है, जितनी भी एनर्जी जो है वेस्ट एनर्जी है, वो सारी बाहर निकल, पित्त सही हो गया। हमने कहा था ना कि इसको हमें खाली करना है, हमें अलग करना है, तो हमने जो है पानी फैला दिया इसका, वो बाहर निकल गया। बाहर निकाल दिया। किसके द्वारा? पंचकर्म के द्वारा। एक तरीके से शोधन चिकित्सा है, ठीक है। फिर तीसरा कर्म आता है बस्ती कर्म। तो बस्ती में क्या होता है कि वात के लिए बस्ती का प्रयोग करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, गुदा मार्ग से, क्योंकि यहाँ से तो दे नहीं सकते, क्योंकि पक्वाशय इसका स्थान होता है वात का। पक्वाशय का मतलब है जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सिग्मोइड कॉलन है, रेक्टम है, गुदा मार्ग है पूरा, वो रास्ता जो है वात का होता है। तो हमने वहीं से मेडिसिन दी, मेडिसिन वहाँ से दी, और वहाँ से क्या किया हमने, क्वाथ की मेडिसिन दे, मतलब एक तरीके से एक मेडिसिन बनाई हमने, वो दे सकते हैं, या ऑयल की दे सकते हैं बस्ती, ठीक है। तो ये 2 तरीके के हमारी बस्तियाँ होती हैं, कन्वासन और नेर। उसके द्वारा हमारा पूरा वात जो है वो बाहर निकल जाता है, और इस जो है खराब बात है, मतलब जो बड़ा हुआ बात था वो निकाल लिया। तो ये 3 कर्म तो ये हो। चौथा आता है नस्य। नस्य में क्या होता है कि हम नाक के द्वारा अपने सर में जो है दवाई पहुंचाते हैं, क्योंकि नाक का द्वार आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही सिरसो द्वारन, नाक ही सिर का द्वार है। तो हमने नाक से मेडिसिन दी और वो सर में जाके लगी, और वो गले पे सर में जाके लग के थोड़ा गले में भी आता है, गले में आती है तो हम थुकवा देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो नस से हो गया। तो 5वां कर्म आता है रक्त मोक्षण। कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, उसके लिए हम रक्त मोक्षण करवाते हैं, हम लीच लगवा देते हैं। अच्छा, जोंक हम जो है प्रक्षालन कर देते हैं, मतलब एक तरीके से स्किन पे अगर कोई रोग है तो वहाँ से हम लोग उस ब्लड को निकाल देते हैं जो खराब रक्त होता है, लीच के द्वारा कर देते हैं, सिरावेद कर देते हैं, निन्नी से निकाल देते हैं। तो एक तरीके से ये 5 कर्म हो गए, जिसमें हमने खराब जो ब्लड में है, तो उसे लास्ट में जो आता है कि भाई ब्लड में से अब सारी चीज़ें तो निकाल दी, अब ब्लड में बचा कहाँ से निकालें, तो ब्लड ही निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग में अगर कहीं पे भी देखें, तो अगर स्टार्टिंग में अगर कोई ब्लड निकल रहा है तो वो इम्प्योर ब्लड है। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग वाला जो ब्लड रहता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। उसके बाद में फिर शुद्ध आता है। आप कभी भी कहीं पे भी आप देखिएगा, कहीं पे भी आप पिन करके देखिएगा, या किसी पेशेंट का या किसी भी रोगी का अगर ब्लड निकलता देखें, तो सबसे पहले उसका ब्लड काला आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड, उसके बाद में फिर लाल आने लगेगी, तो वो अशुद्धियाँ होती हैं तो निकाल देते हैं, उसी को रक्त मोक्षण कहते हैं। तो मोटा मोटा यही पंचकर्म है, ठीक है। इसके द्वारा हम शरीर में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं उनको निकाल देते हैं मैनुअली, 5 कर्मों के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है पंचकर्म में, जैसे कि घुटने के दर्द में हम बाह्य बस्ती करते हैं, जानू बस्ती। घुटने में यदि दर्द हो रहा है तो जानू बस्ती बहुत अच्छा इलाज है। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, तो ग्रीवावस्थी कराते हैं। कमर में दर्द हो रहा है, कटिवस्थी करा देते हैं। अगर किसी का ब्लॉकेज है, हेड ब्लॉकेज होने वाला, हेड की कोई दिक्कत है, उसको हम हृदय धारा है, हृदय बस्ती करा देते हैं। सर में सिरोबस्ती करा देते हैं, ऊपर सर के ऊपर सिरोधारा करा देते हैं। तो पंचकर्म है, बहुत बड़ा है, जिस जिस रोग में जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ से कोई किया जाता है, वहाँ करते रहते हैं। कुछ बाह्य प्रोसेस भी हैं, मैंने बताया। अभ्यंग स्वेदन भी होता है ना, मतलब एक तरीके से
जो मैंने बताया ना कि हम शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके लाते हैं। तो एकत्रित जो कर रहे हैं उसके लिए हम 2 प्रोसेस और करते हैं उससे पहले, वो है स्नेहन और स्वेदन। मतलब बॉडी पे ऑयलिंग करी हमने, और ऑयल करने के बाद में हमने उसको स्टीम दे दिया। ओके, उससे फायदा ये होगा कि बॉडी में जो दोष बढ़े हुए हैं ना, आयुर्वेद में लिखा गया है कि शाखा से कोष्ठ में जो है, ये शाखा हुई हमारे हाथ पैर क्या है, हमारे शाखाएं, और शाखा से जो बढ़े हुए दोस्त हैं उनको कोष्ठ में लेके आना है। तो उसके लिए स्नेह स्वेदन पूर्व कर्म बहुत जरूरी। पंचकर्म भी बहुत बड़ा है, ऐसा हमने जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी सी है। अच्छा। जानने के लिए बहुत उम्र लग जाती है पंचकर्म में क्या क्या हो सकता है, लेकिन पंचकर्म में एक चीज़ कहेंगे, बहुत कुछ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते वो ठीक कर सकता है। ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, इवन सर्जरी नहीं हो पाती है ऐसी चीज़ों में, उनमें पंचकर्म काम करता है। लिवर की बीमारियां हों, हार्ट की बीमारियां हों। मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगा सर जी। मेरी मदर का एक केस है। सॉरी, मेरी मदर को LVF मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है। 2021-22 में उनको पता चला था, एकदम से अटैक आया था। फिर पता चला कि हाँ, इनको 14% इजेक्शन फ्रैक्शन था, मतलब उनका हार्ट 14% काम कर रहा था। अच्छा। अब आप सोचिए, 14% काम कर रहा था। मेडिसिन शुरुआत में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इमरजेंसी के टाइम पे एलोपैथी हम यूज करते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। भले ही आप कितनी भी गालियाँ दे लीजिए कि एलोपैथी ऐसी है वैसी है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे उसको हम यूज करते हैं तरीके से, जल्दी कंट्रोल करने के लिए। भाई इंसान की जान बचानी। हालांकि आयुर्वेद में भी बहुत कुछ ताकत है, लेकिन कम नॉलेज होने के कारण लोगों के पास में, और थोड़ा सा कम विश्वास भी रहता है कि शुरुआत में भाई आपका भी, चाहे आपके घर में हो या किसी भी के भी घर में हो, मेरे घर में हो, सबसे पहले हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। किसी को हार्ट अटैक जैसी कंडीशन होगी, आयुर्वेद के पास में नहीं आए, अब इसी बात। तो तब वहाँ पे थोड़ा सा मदर का इलाज कराया, स्टेबल किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि 14% से बढ़ेगा नहीं, बढ़ी ही नहीं। उनका कहना यह है कि ये बढ़ता ही नहीं है इंजेक्शन वैक्शन। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन वगैरह के लिए, ऑपरेशन का भी ऐसा नहीं था कि हाँ ऑपरेशन की बोल लेके, लेकिन करना क्यों, मतलब ट्रीटमेंट चला 1 महीने चलाया था मम्मी, लेकिन मेरी मदर से वो दवाइयाँ झेली नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही थी। मैंने कि मैं नहीं ले पाऊँ, ठीक है। फिर मैंने अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करी आयुर्वेद की। 1 साल के अंदर उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन 36% पहुँच गया था। 14 से। केवल थेरेपी भी नहीं दी थी मैंने, कभी जाता था घर पे तो 81 बार ट्रीटमेंट, अगर हृदय बस्ती कर दिया, कभी इब्दजारा कर दिया, एक बार नेरुबस्ती लगा दी, कभी ऐसे ही, मतलब रैंडम, लेकिन मेडिसिन चलती। तो 14 से वो 36% 1 साल के। तो ये ताकत है आयुर्वेद की। हार्ट ब्लॉकेज जैसी कंडीशन, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन, हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशन आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। ये लोगों का भ्रम है कि आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता, आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है, उसे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा। तो ये आयुर्वेद की ताकत है सर। अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे, तो आयुर्वेद ही काम आया। बिल्कुल, हाँ, कोरोना ऐसी महामारी, बहुत बीमारी उस पर काम, क्योंकि आप देखो कोरोना के टाइम पे केवल एक ही चीज़ फेमस हुई थी, वो था काढ़ा। हर किसी ने पिया, और बहुत पिया, बहुत लोग पिया वो बच के, है ना। तो बहुत कुछ है आयुर्वेद में। बीपी के लिए बोलते हैं कि बीपी ठीक नहीं हो सकता है, हमें ऐसा दवाई खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं, आयुर्वेद में ऐसा है ही, बीपी आपका ठीक हो सकता है, दवाइयाँ भी बंद हो जाती है एक समय पे अगर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेना है तो। बीपी के लिए एक छोटा सा, जिसको भी बीपी है, एक आपके माध्यम से जी। एक छोटी सी होम रेमेडीज बताना चाहूँगा ना, कि अगर किसी को भी बीपी है और वो चाय पीते हैं, सबसे पहले तो वो चाय बंद करो, बीपी वाले। और चाय की जगह पे एक तरीके की हर्बल टी मानो या अर्जुन की चाय मानो, बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। जो अर्जुनी छाल। आप क्या करेंगे, अर्जुन की छाल लीजिए, पंसारी पे भी मिल जाती है, लेकिन मेरा कहना है कि आप फ्रेश लेके आइए। अर्जुन का पेड़ हर जगह पे मिल जाता है, सर्च करिए, अर्जुन के पेड़ से छाल लेके आइए। छाल इतनी सी डाल दीजिए,
इतनी सी, जैसे अदरक कूटते हैं ऐसे कूट के 1 कप दूध और 2 कप पानी, इनको लेके और जो कुटी हुई अर्जुन की छाल है उसको डाल के उबालिए। और उबलने के बाद में जब पानी जल जाए, केवल दूध दूध बचे उसमें, तो उसको छान कर पी लीजिए। 7 दिन के अंदर आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। ये आयुर्वेद की ताकत है। इसको अर्जुन आयुर्वेद का एक तरीके से समझो रामबाण है जो अर्जुन छा रहा है। बीपी के लिए। तो जी। अर्जुन की चाय पीजिए आप, दिन में 2 बार पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको शुगर भी है वो भी पी, उसमें भी अच्छा नाम मिलता। तो अर्जुन की चाय को रिप्लेस करिए, जिनको भी बीपी है, बहुत बढ़िया काम करिए। चाय तो वो पीनी चाहिए, जब पहले ये वाली पी ली थी, आप ऑर्डर करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार लगती, कड़वी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती। हाँ, पी सकते हैं, बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जिनको भी अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो ये तो चलो हो गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं पीना चाहिए। एक बार अगर किसी को भी बीपी की समस्या है तो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर सलाह जरूर। होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक अर्जुन पीते रहते हैं तो कॉम्प्लिकेशन भी कर देता है। इसकी मीनिंग कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छा। बिल्कुल होता। आप किसी भी दवाई को अगर लंबे समय तक लेने लग रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवाई भी साइड इफेक्ट कर सकती है। या किसी ऐसी कंडीशन में ले लें जहाँ नहीं लेना चाहिए तब भी साइड इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आयुर्वेदिक जितनी भी औषधियाँ हैं उनको किसी चिकित्सक की परामर्श में ही लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहीं देखा है कि आपके पॉडकास्ट में देखा था कि सर ने बताया था, कंटिन्यू करे जा रहे हैं इसको, ले लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे मरते भी हैं। मरते इसलिए हैं क्योंकि वो केवल अपने आप को ही फिर वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के डॉक्टर मान लेते हैं। वो डॉक्टर मान लेते हैं खुद को और लेते जाते हैं। अब हमारी जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, उनमें विष भी होता है। अच्छा। जहर भी होता है। अगर क्वांटिटी में अगर भाई उसको हमें पता है कि हमें कितना लेना है किस पेशेंट की, तो आयुर्वेद में हर एक पेशेंट की चिकित्सा अलग है। हर एक पेशेंट की का प्रकृति अलग है। उस तरीके से मेरी आपकी, मतलब यहाँ इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी चिकित्सा अलग है। कोई सेम चिकित्सा है ही नहीं आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल ही चलेगी, नहीं। आयुर्वेद में अगर किसी को फीवर आ रहा है तो आ क्यों रहा है पहले तो ये देखेंगे, और आ भी रहा है चलो पता भी चल गया क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, प्रकृति भी देख ली। उसके बाद में पेशेंट आपका भी सेम कंडीशन वही है कि भाई वायरल फीवर आपको भी आया मेरे को भी आया, ठीक है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन हमारी और आपकी प्रकृति अलग है। और आपके लिए चिकित्सा अलग होगी और मेरे लिए अलग होगी। ये बहुत मैजिकल चीज़ है आयुर्वेद। ऐसा नहीं है कि सेम है, सेम नहीं कह सकते आप। आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति की चिकित्सा है। मतलब जो एलोपैथी में कहेंगे पैरासीटामोल ले तो वो सबके लिए लागू होता है। वो ऐसा प्रोटोकॉल है ही नहीं आयुर्वेद में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आयुर्वेद में चिकित्सा हर किसी के लिए अलग है। आप अपने मतलब हमने लिख दिया कि आपको एक पर्चा बना दिया कि भाई इसको एसिडिटी हो रही है तो हम इसको अभी पत्तीगर चूर्ण दे दिया, हमने ये दवाई दे दी। अब मेरे को भी एसिडिटी हो रही है, मैंने यार एसिडिटी तो मुझे भी हो रही है, मैं ये दवाई खा लेता हूँ। गए पंसारी पे, गए मेडिकल स्टोर पे, ले आए दवाई, आपकी सही हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। क्योंकि वो आपकी जो है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आपको दवाइयाँ लिखी हैं वो आपके अकॉर्डिंग लिखी हैं। जो डोज लिखी है वो आपके अकॉर्डिंग लिखी है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखी। मैं जाऊँगा वो दूसरी दवाई लिखेगा, या वही लिखेगा तो मुझे ये बताएगा किस चीज़ से खानी है। हो सकता है वो चूर्ण जो है आपको वो बताए कि ये पानी से खाना है, मेरे को बता दे कि वो ये जो है घी से खाना है, ये शहद से खाना है। अलग अलग बॉडी के अलग अलग वो है, अलग अलग पेशेंट की चिकित्सा अलग। इसलिए कोई भी दवाई अगर कोई खा रहा है, आयुर्वेद की चिकित्सा कोई ले रहा है, तो उसको ज़रूरी है कि वो चिकित्सक से एक बार ज़रूर परामर्श कर ले।
सर्वाइकल पेन वाले लोगों को ज़्यादातर से बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, उसके लिए क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? देखो आजकल जो प्रॉब्लम कॉमन हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल की अगर देखे जाएं तो इवन आपकी और मेरी भी गर्दन अभी ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि हम भी मोबाइल चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम अपना करना, सबसे पहले तो मोबाइल जो देखते हैं उसका स्क्रीन टाइम आप देखिए अपने मोबाइल में, कम से कम 4 से 6 घंटे मोबाइल हर एक बंदे का, इससे ज़्यादा ही होता है। वो ऐसे करे रहता है। ये ऐसे ही करके रहता है। कभी भी मोबाइल आप ऐसे थोड़ी ना लगे चलाते हैं, ऐसे ही चलाते हैं ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है आज की जनरेशन का, और हर एक व्यक्ति को सर्वाइवल पेन है। अब सर्वाइकल के लिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मॉर्निंग में जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग में योगा करिए, सर्पासन जो बताया है आपको, और थोड़ी सी गर्दन की के लिए स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप गर्दन के लिए स्ट्रेच ही कर सकते हैं। आप गर्दन ये रखिए, सीधे रखिए, पहले राइट में लेके जाएंगे, राइट में जितना भी आप टच कर सकते हैं कंधे को, कंधे आपके सीधे रहने चाहिए, सीधे रहेंगे। आप जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश करिए, फिर बीच में आए, फिर लेफ्ट गए, लेफ्ट जाने के बाद में फिर आगे आए, पीछे गए। तो ये गर्दन की कुछ स्ट्रेचेस होती हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ थोड़ा सा कान पकड़ने की कोशिश, ये जितना पकड़ पा रहे उतना कोशिश बाजू से हो, इससे बाजू से थोड़ा सा आपको सपोर्ट लेकर और भी स्ट्रेच ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर गर्दन के कुछ योग भी हैं, और सर्पासन तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए सर्पासन कैसे करते हैं, आप उल्टा लेट जाइए, पेट के बल लेटने के बाद में ये हाथ जो है आपके साइड में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे लेटे हैं, जैसे लेटते हैं हम लोग एकदम सीधे। अब सीधे लेट के ये वाला पोर्शन आपका, जब लेटे हैं उल्टे लेटे हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका उठना चाहिए केवल ऊपर की तरफ, ऊपर, केवल ये वाला कुटिया से कर में नीचे, कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो करने हैं। जिनको कमर दर्द है उनको भुजंगासन करना चाहिए। तो उल्टे लेटना है, ये वाले हाथ जो हैं अपने ये यहाँ पे रहेंगे, और ऐसे करके फिर उठना है, इसको कमर में लगा के ये हाथ नीचे ज़मीन में, और ये वाला पोर्शन उठना फिर जाना, उठना फिर जाना। तो ये कमर दर्द के लिए भुजंगासन करना चाहिए, गर्दन दर्द के लिए सर्पासन करना चाहिए, बाकी सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए, वो तो कर। जैसे अर्थराइटिस और घुटनों के दर्द में रोजमर्रा की कौन सी आदतें सबसे ज़्यादा मदद करती हैं? अर्थराइटिस और घुटनों के दर्द के लिए रोज़मर्रा में आप बहुत सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं जिससे कि आपके घुटने सही हो सके। और वो कौन सी है? सबसे पहली चीज़ जो मैं पेशेंट को बताता हूँ वो है उल्टे पैर चलना। आज तक आपने सीधे ही चलते देखे होंगे, उल्टा कोई नहीं देखा हुआ, ठीक है। लेकिन ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप सोच नहीं सकते जी। आप खुद से ही रिवर्स कर सकते हैं अपने अपने घुटनों को। जैसे सीधे चल चल के आपने खराब किए, वैसे उल्टे चल चल के आप सही भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उल्टे पैर हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट। उससे जो अर्थराइट है वो सही हो जाएगा? ये एक तरीके से सही तो नहीं है भाई, वो तो आपको आयुर्वेद के पास में किसी डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ राहत मिल सकती लेकिन है। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, इसमें ये हील करने में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जल्दी फास्ट हो जाएगा। बाकी घुटनों के लिए आप कुछ और एक्सरसाइज हैं, वो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती थोड़ा सी, क्योंकि वो करके ही दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा। है ना। लेकिन उल्टे पैर तो हमेशा हर किसी को चलना चाहिए, जिसको दिक्कत है उसको भी, और नहीं भी है उसको भी चलना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो हर दिन चलना चाहिए। बाकी घुटनों के लिए हम आयुर्वेद में जाएं तो पंचकर्मा में चानुबस्ती कराते हैं, है ना। बाकी अग्निकर्म है, विद्यकर्म है, ये लोग कराते हैं, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं वो हम कराते हैं। और घुटनों का जो ट्रीटमेंट है, जो गठिया है, उसका 3 से 6 महीना लगता है, वो रिवर्स हो जाता है। इवन जिनका बिल्कुल गैप ख़त्म हो जाता है उनका भी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किया और एक दिन में ही आप कहने लगोगे नहीं भाई मेरा जादू सा हो जाए। जादू हो जाएगा, अब उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, है ना।
आपको दर्द में तो आराम मिल जाएगा, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट कोर्स करने में आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। उतना धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और हर किसी पेशेंट को मैं यही कहता हूँ कि भाई आपका यदि पुराना केस है तो इतना टाइम लगेगा, फिर नया केस है तो बहुत जल्दी है जाता है, उसमें तो इतना टाइम लगता नहीं। और 7 दिन की थेरेपी होती है, 7 दिन में सही होके चला जाता है, 7 दिन में ही। इवन 7 दिन में एमआरआई में चेंजेस भी आ जाते हैं अगर छोटा मोटा केस है तो। अगर बहुत पुराना है, क्रॉनिक हो चुका है, 5 साल से ज़्यादा का है, तो फिर उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। ओके। चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो नंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, अब एडी के दर्द हो। एडी का दर्द वैसे एक ही बार में सही हो जाता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। एडी का दर्द 3 तरीके से हो सकता है। जी। अगर आपकी एडी में दर्द है कहीं कहीं किसी भी जगह पे, तो एक तो होता है वात कंटक जिसको बोलते हैं, एक तरीके से एक नोक निकली होती है एडी इस जगह पे, एडी के मतलब पोस्टीरियर साइड में, पिछले वाले हिस्से में एक छोटी सी नोक निकली होती है, उसे वात कंटक बोलते हैं। तो अगर उसको या तो हम तोड़ ही देते हैं या तो फिर किसी भी तरीके से उसको सही कर देते हैं, लेकिन वो हो जाता है, वो इजीली हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके। दूसरा होता है एक पेन होता है जो कि हमारे मैंने बताया था स्पाइन में अगर कोई दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। तो यदि स्पाइन में L2 L3 पे अगर कोई दिक्कत है तो वो सीधे एडी पे जाती है, और एडी पे जाएगी और वहाँ पे जाके पेन करेगी। एक दिक्कत वो होती है। और एक दिक्कत ऐसी होती है कि जिनका पित्त बढ़ा होता है तो उसमें वहाँ पे जलन भी होती है। जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, पित्त के कारण से रहती है, वातावरण पित्त होता है। तो हमने क्या उसमें हम क्या करते हैं कि एडी पे जो घर पे जो मक्खन आता है, मक्खन निकालती हैं आता है, उसको लगाइए आप, उसको अच्छे से मालिश कर लीजिए और चूल्हे की आँच पे सेक लीजिए पैर, तो वहाँ पे सही हो जाता है। एक आता है जिससे हम अग्निकर्म, हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, एक दर्द उससे सही हो जाता है। तो ये 3-4 तरीके के, एक तो जलन नहीं है, 3 तरीके के दर्द हैं एकदम। ओके। अगर कोई रोज डेली में पेन किलर लेता है तो क्या दिक्कत हो सकती है? डेली पेन किलर लेने से आप बहुत ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाओगे। अच्छा। एक तो सबसे पहले पेन किलर जब लेते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मज़ा आता है कि यार आराम मिल गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं सो सकता हूँ। आप सो गए, अपनी यही काम 2-3 दिन और किया, 1 हफ्ते किया, महीने भर किया, फिर आपको डिपेंडेंसी आने लगेगी, आदत बन गई वो आदत बन जाएगी आप। और जिस दिन आदत बनी, आप उसके बगैर सो नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। एक तरीके से ड्रग अब्यूज़ का केस बन जाता है कि भाई मेरे को वो चीज चाहिए चाहिए। आदत बनना, आदत बनने के बाद में फिर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है उसकी। आदत तो है ही, चलो आदत तो हो गई, अब आदत तो छूट भी सकती है, लेकिन अगर उस पर डिपेंडेंट हो गए अब, उसके बिना तो हमें दर्द सही नहीं होगा। तो वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। और इतना अगर कोई ले लिया किसी ने कि डिपेंडेंट हो गया और उसके बाद में भी कंटिन्यू हो रही है, तो आपका सबसे पहले किडनी जाएगा, फिर लिवर जाएगा, फिर हार्ट जाएगा, जितने भी हमारे कोर ऑर्गन्स हैं सारे चले जाएंगे, क्योंकि ये इफेक्ट डालता है सीधा किडनी पर। किडनी की क्षमता होती है किसी चीज़ जिंदगी की। अब आप हर रोज़ में पेन किलर दिए जा रहे हैं तो वो फिर रेसिस्टेंट भी हो जाती है, बॉडी काम ही नहीं करती, कितना ही पेन किलर खा लो। पेशेंट 1 से शुरुआत करता है, 4-4 गोली खाने लगता है, तब भी असर नहीं आता है। तो पेन किलर भी खाता है, पेन किलर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खानी चाहिए। ओके। हाँ, मतलब उसकी जो क्षमता थी किसी चीज़ को पहले एक ही गोली से काम हो रहा था, फिर वो कंटिन्यू होता रहा तो फिर उसको 4 भी असर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करेगी। और जब 4 खाने लगेगा तब तो किडनी भी खराब हो जाएगी उसकी। किडनी खराब होगी तो फिर लिवर भी खराब होगा और फिर हार्ट भी खराब होगा, पूरी बॉडी एकदम फिर मृत हो जाएगी। एलोपैथी में दर्द का क्या इलाज है और इसकी कोई लिमिटेशन है कि होती है क्या? सर एलोपैथी में जो इलाज है, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, आप भी सुने होंगे ही कि वहाँ एलोपैथी में या तो पेन किलर्स हैं या फिर स्टेरॉइड्स है
या फिर सर्जरी हो, मेडिसिन ही तो देते हैं। अब किसी को पेन हो रहा है, मान लीजिए चलो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही है, किसी को लंबर ही है, कटिया है किसी को, क्या करते हैं? या तो स्टेरॉइड देते हैं या पेन किलर देते हैं। भाई पेन हो रहा है तो पेन को रोकेंगे, या सेडेटिव देते हैं। सेडेटिव ऐसी दवाएं होती है, इसको पेन तो खत्म होता ही है, साथ में नींद आती है, उसे ब्रेन पे काम करते हैं। पेन से घाव हो जाए, जो नस हैं उन्हें वो कम कर देते हैं कि इनकी सप्लाई कम हो जाए। ओके। तो यही पेन किलर, स्टेरॉइड्स, सेडेटिव्स, एंड देन फिर कुछ नहीं होता तो सर्जरी, और सर्जरी के बाद में भी फिर कुछ नहीं होता है। सर्जरी के बाद में फिर वही चीज़ें फिर आएंगी, आती हैं। कोई भी सर्जरी, कोई एक आधी सर्जरी होगी जो सक्सेसफुल होती हो, या मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक आधी हुई, मैं इस चीज़ के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा कि कितनी होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि सर्जरीज सारी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, इसकी रेट बहुत कम है। जो सक्सेसफुल सर्जरीज हैं फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एनी डिस्क प्रॉब्लम, उसकी सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। वो फिर रिगेन करती है, क्योंकि दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है। जो वहाँ पे जो दिक्कत है उसको हमें नर्व को खोलना है, उसकी जो डिस्क जो खराब हो गई है उसको सही करना है, वो केवल आयुर्वेद के जरिए से हो सकता है। इस चीज़ का इलाज अगर परमानेंट चाहते हो तो आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। जी जी। मोबाइल और लैपटॉप की वजह से जो हमारे कम गर्दन में दर्द होता है या और भी पेन होने शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे सही किया जा सकता है? उसको कैसे आसान मतलब किया जाए कि सही हो जाए? देखो, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है आज के समय पे लैपटॉप देखना, मोबाइल में देखना, क्लास करना, पढ़ना या काम करना लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, उनके लिए एक मजबूरी है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप हर एक आधा घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करिए। पहले तो आधा घंटे में से हर एक आधा घंटे में आप 5 मिनट के लिए अपने लिए ज़रूर निकालें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा पोजीशन चेंज करें। आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक खड़े मत रहिए, एक जगह पर बहुत ज़्यादा समय तक बैठे मत रहिए, और सोना जितना 6 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। अच्छा। 6 से 8 घंटे सफिशियंट हैं, 8 घंटे भी मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा सो रहे हो आप तो अब अपनी मौत को बुला दी। ओके। ठीक, तो वही चीज़ है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन चेंज करो। आप अगर बैठे हैं तो उठ जाइए, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा टहलिए, स्ट्रेचिंग करिए। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ना, उनको तो ये करना ही करना चाहिए। जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको बैठने का बहुत मतलब 8-10 घंटे की बैठने रखना है, जिनकी जॉब 8-10 घंटे बैठने वाली है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यही होती है, दर्द की, सर्वाइकल, लंबर और साइटिका। तीन ऐसी हैं जिनको होनी ही होनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को ऐसी दिक्कतें होती हैं। साइटिका ऐसी चीज़ है कि वो, अब जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो ये एक पैर का ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर जो गाड़ी की सीटें ऐसी होती हैं जिसमें थाई सपोर्ट नहीं होता है, या पे थोड़ी सी सपोर्ट होता भी है, तब भी आप अगर लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ हो जाती, पेन हो जाता है, पेन फिर होने लगता है। मैक्सिमम ड्राइवर्स की दिक्कत होती है, इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं सही से वो थोड़ा सा ओवरकम भी कर लेते हैं, लेकिन होती है साइटिका की दिक्कत ड्राइवर्स को बहुत होती है। आने वाले समय में क्या लोग सर्जरी की बजाय आयुर्वेद को अपनाएंगे? बिल्कुल अपना रहे हैं सर। अच्छा। सर्जरी नहीं कराने पर प्रेफर करके आयुर्वेद के पास में आते हैं लोग, आ भी रहे हैं, और धीरे धीरे करके युग चेंज भी हो रहा है। लोगों का विश्वास बहुत बढ़ रहा है आयुर्वेद पे। आयुर्वेद वो करके दे रहा है। जो 2 सर्जरी नहीं कर पाए वो 1 महीने की इलाज कर देता है, 1-7 दिन का ट्रीटमेंट उसको सही कर देता है, तो क्यों नहीं आएगा? साइटिका का दर्द खिला खिला के, पेन किलर खिला खिला के लोग दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। वहाँ 1 मिनट में अगर साइटिका का इलाज हो रहा है, साइटिका में आराम मिल रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे लोग? आ रहे हैं।
तो आगे आने वाले समय में आयुर्वेद में इन चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल हम बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं केवल बातों बातों में। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे पास में एविडेंस है कि चेंज हुआ है। हर एक पेशेंट की फाइल बनती है, हर एक पेशेंट की जांच होती है। पहले और आखिरी में आप आओगे, देखोगे कि भाई हाँ इसकी जांच दिखा दो, हम दिखाएंगे कि पहले जब हमारे पास में पेशेंट आया था तो ये था, अभी जब जा रहा है तो ये कंडीशन है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में अपने को रिजल्ट देखने को 7 दिन में मिल जाए। मैंने पहले ही बताया, हाँ एक पेशेंट की प्रकृति अलग है, उसका ट्रीटमेंट बॉडी लैंग्वेज अलग है। कोई बॉडी इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेती है, कितनी और जल्दी सही हो जाती है कि 7 दिन क्या, उसको 2 दिन 2 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको 2 साल में भी नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2 साल में नहीं होता, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक मैक्सिमम रिजल्ट आने लगते हैं। अगर उसके बाद में भी नहीं हो रहा है तो फिर कंटिन्यूस ऐसी एक व्याधि कुछ होती हैं, कुछ जिनको आयुर्वेद में असाध्य माना जाता है। एक्चुअली आयुर्वेद में ऐसा नहीं है सारी बीमारियां ठीक हो जाती नहीं, वो तो सर क्या कहते हैं, किसी को वो प्रकृति ने बना रखा है कि आपको सही होंगे नहीं, शायद आई थिंक। नहीं कुछ तो आयुर्वेद में ना 4 तरह की बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी सर? पहला होता है सुख साध्य बीमारी। सुख साध्य में ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। हमने दवाई दी, दवाई देने के बाद में सही हो जाती हैं, है ना, कोई भी ट्रीटमेंट किया सही हो गई। फिर दूसरी आती हैं कि जो थोड़े से लेट होती हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेती हैं, कृच्छ साध्य भी बोलते हैं उनको। ओके। कुछ ऐसी होती है याप्य होती है। याप्य का मतलब है कि जब तक हमने मेडिसिन चला रहे हैं तब तक ही ठीक रहेंगी। और चौथी होती हैं जो सही नहीं होती हैं, असाध्य होती हैं, जिसको डॉक्टर हम मना ही कर देते हैं ये सही नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी पेशेंट नहीं इतनी उम्मीद लेके आता है कि नहीं सर हमें मैं नहीं करना है, हमें हमारा इलाज करवा दीजिए, आप जो कहेंगे हम करने लगेंगे। तो फिर एक जो है चिकित्सक की फिर एक तरीके से अपनी नैतिकता भी होती है कि नहीं भाई पेशेंट अगर कह रहा है तो फिर पेशेंट, लेकिन पूरा बता के ही करते हैं कि ये बीमारी असाध्य है। लेकिन उन असाध्य बीमारियों में भी रिजल्ट मिलने लगते हैं कभी अगर हम अपनी सच्ची मन से अगर चिकित्सा श्रद्धा करते हैं और पेशेंट भी अगर अपनी सच्चे मन से अगर जो है पूरी श्रद्धा से पूरी बात मान कर डॉक्टर की अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो असाध्य बीमारी भी जो है सही कर जाता है। जी जी। तो ये ताकत तो है, थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल भी कनेक्ट है, क्योंकि वो सब आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जी। स्पिरिचुअलिटी भी रहनी चाहिए पेशेंट के अंदर, उसका मन शांत रहना चाहिए। कुछ आयुर्वेद में मतलब डॉक्टर्स के भी गुण बताए हैं, कुछ रोगी के भी गुण बताए हैं, दवाई के भी बताए हैं, कुछ परिचारक के भी जो अटेंडेंट रहता है उसके भी गुण बताए हैं। जी जी। 4 गुण बताए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोगी में, वो पहला है कि सबसे पहले तो अपने डॉक्टर पे, अपने चिकित्सक पे विश्वास होना चाहिए, सच्ची निष्ठा रखे। दूसरा उसकी बात माने। पंचकर्मा की कुछ थेरेपी जैसे कटिबस्ती, जानबस्ती, ग्रीवाबस्ती, हृदयबस्ती से ये की जाती है और कैसे मदद करती हैं? देखो मैंने बताया आपको कि पंचकर्मा की कुछ बाह्य थेरेपी होती हैं। ये तो हमने पंचकर्मा जो हमने बताया 5 कर्म होते हैं, वम विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण। इनके अलावा जो पंचकर्मा है वो स्नेहन और स्वेदन में आता है। जितनी भी बस्तियाँ हमारी आती हैं, मतलब एक तरीके से जैसे हमारे घुटनों में अगर दर्द हो रहा है और दर्द का कारण है कि वो घुटनों में गैप कम हो गया है। अच्छा। अब गैप कम हो गया, उसको गैप को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम लोग वहाँ पे लोकली स्वेदन करते हैं। लोकली हम लोग ऐसे हीट पहुँचाते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक ऑयल बॉल बनाएंगे, मतलब घुटने के चारों तरफ ऐसी एक तरीके से ऑयल बॉल बना लेते हैं जिससे कि अगर हम इसमें ऑयल डालें तो वो निकले नहीं। ओके। ठीक है, एक ऑयल बॉल बनाई, यहाँ पे एक तरीके से गोला बना दिया, जैसे सीमेंट भरते हैं उसमें ऑयल रहे में पानी डाल हुए हैं। इसी तरीके से जो है ये कॉन्सेप्ट है कि जानू बस्ती पे हमने पूरा, जानू का मतलब घुटना होता है, तो घुटने के चारों तरफ हमने क्या करता है, एक तरीके से हमने बाउंड्री बना दी आटे की, और उसमें हमने थोड़ा सा जो है ऑयल हमने थोड़ा सा गर्म ऑयल करके, गर्म भी उतना होना चाहिए कि जो पेशेंट झेल ले। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं ताकि पेशेंट जल नहीं जाए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा गर्म करके और एक धार बना के हम लोग डालते हैं। डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर उसको लगातार किया जाए
तो हमारे स्किन में एक पावर होती है एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्ब करने की। हमारी त्वचा में किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की पावर है ना, तो वो क्या करती है, वहाँ से जो ऑयल है वो वात को कम करता है। मैंने बताया कि वात जो है हमारी बॉडी में रहता है, तो यहाँ पे जो गैप कम हुआ है वहाँ पे वात है, जो दर्द हो रहा है वहाँ पे वात है, तो हमें क्या करना है, वो वात को कम करना है। तो हम अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो हमारा कोई प्रोसेस है नहीं पंचकर्मा में कि हमने भवन विरेचन बस्ती साले यहाँ से कहाँ से निकाले। लेकिन यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, ज्ञानवस्ती कर देंगे। तो ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के हम लोग वात जो है वात का समन कर देंगे वहाँ से। इसी तरीके से अगर कमर में दर्द हो रहा है तो हड्डी बस्ती कर देंगे। पूरी स्पाइन में कोई दिक्कत हो रही है तो पृष्ठ बस्ती करते हैं, पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी स्पाइन में पृष्ठ बस्ती करते हैं। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है तो ग्रीवा बस्ती करते हैं। अगर जहाँ कंधे में दर्द हो रहा है तो स्कंद बस्ती कर देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे लोकली जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम गर्म ऑयल करके, ऑयल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिजीज, वो हम डिसाइड करके देख लेते हैं। सर आपका जो हॉस्पिटल है मैंने देखा आयुर्वेदिक है, हाँ जी आयुर्वेद बेहद है, तो वहाँ कहाँ पर है और किस किस से आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारा हॉस्पिटल जो है वो बाग फरजाना दिल्ली गेट पे है। ऑर्थो आयुर्वेद एंड न्यूरो पंचकर्मा हॉस्पिटल के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे बाग फरजाना से दिल्ली गेट से जब आप फरजाना की तरफ जाते हैं तो बीच में डी मार्ट पड़ता है। डी मार्ट से आगे नितिन वॉच शोरूम है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में ऊपर 3rd फ्लोर पे। ओके, ठीक है, तो क्या पर ट्रीटमेंट तो करते हैं सर? तो हमारा न्यूरो पंचकर्मा का पूरा सेटअप है, वहाँ पे पंचकर्मा होता है, जितनी भी पंचकर्मा में सारी थेरेपीज हैं वो सारी होती है। तो मतलब कहा जाए तो हर चीज़ का इलाज है ना, लेकिन स्पेशलाइज्ड हमारा जो है वो जॉइंट एंड स्पाइन डिसऑर्डर्स पे है। ओके, हाँ, एवीएन जैसी कंडीशन है, सर्वाइकल है, लंबर है, कमर में दर्द हो रहा है, किसी एडी में दर्द हो रहा है, जितने भी पेन के डिसऑर्डर्स हैं उनका मैं काम करता हूँ। एज पेन स्पेशलिस्ट का हो या जॉइंट और स्पाइन डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट का हो, पंचकर्मा एक्सपर्ट के तौर पर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो यही सारी बीमारियाँ हैं। बाकी इसमें जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है ना, फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका है, क्या है, ये सारी डिजीज़ का तो होता ही है। तो हम स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट करते ही हैं, साथ में हमारा स्किन ट्रीटमेंट भी रहता है। स्किन डिसऑर्डर्स में हाँ लिकोडर्मा जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट है, अच्छा है। इसके अलावा सोरियोसिस है ना, स्किन की जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसका इलाज होता है प्योर पंचकर्मा, प्योर आयुर्वेद के तरीके से। नो स्टेरॉइड, नो पेन किलर्स, कुछ नहीं। आयुर्वेद का, एलोपैथ का मैं कुछ नहीं लिखता, कुछ ओनली आयुर्वेद है। ओनली आयुर्वेद। इसके अलावा फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए और मेल प्रॉब्लम्स दोनों के लिए, फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इन पे भी अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेद का, बहुत अच्छा है। जिनकी थोड़ा सा बंधत्व है, मतलब जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, फीमेल के लिए, है ना। तो वहाँ ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बाकी जिनका जो जनरल प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, इन सारी चीज़ का भी इलाज होता है। थायराइड है, थायराइड का बहुत अच्छा इलाज है। कि ये जनरल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन हमारा स्पेशलाइज्ड अगर किसी चीज़ के लिए है तो वो जॉइंट एंड स्पाइन के लिए। ओके, हाँ, जॉइंट और स्पाइन पे तो ऐसा है कि आपको ठीक करके ही भेजेंगे फिर हम आगे तक। ओके, एमआरआई में अगर रिजल्ट अभी ये है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद रिजल्ट चेंज करके ही भेजेंगे। ये इसका स्पेशलाइजेशन। बस बाकी हर एक बीमारी पे हमारे अलग अलग अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। अब ये जो हमारे पास में पेशेंट चल रहे हैं, एक स्किन के पेशेंट हैं, लिकोडर्मा के पेशेंट है, मतलब 3-4 दिन हुए हैं उनको और 3-4 दिन में बहुत अच्छा खासा आराम हो, रिजल्ट मिलना शुरू होते हो। हाँ, उनका जो सफ़ेद दाग थे वो कम होने लगे, मतलब इतना दाग था वो इतना रह गया। ये होता क्यों सर? ये क्या उसको कुछ यहाँ को बोलते हैं, इसको आयुर्वेद में स्वित्र बोलते हैं। आयुर्वेद में वैसे तो इसका कारण हाँ, आप सुन के भी ये लगेगा, इसको पाप जन्य कर्म बोलते हैं। मतलब जिन्होंने पूर्व जन्म में या
कहीं पे भी इस जन्म में भी अगर जिसने पाप किए हैं कई, तो आयुर्वेद मानता है कि ये पाप जनकृत बीमारियां हैं। आयुर्वेद लिपो जो स्वित्र बोलते हैं। अच्छा। अब तो आयुर्वेद में लिखा है, बट जरूरी नहीं है किसी ने पाप किए हों, या मतलब इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि अब जब लिखा है तो आप तो पुरुषों ने लिखा है, हो सकता है। बाकी इसके कारण आज के समय पर क्या हो सकते हैं, ये तो बहुत फैल रहा है सर। तो इसके आज के कारण क्या है, हमारा विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि हम क्या खा रहे हैं। आज के समय पे आप देखो तो दूध के साथ में मछली, मरने का पूरा वो प्रोसेस है वो तो। दूध के साथ में नमक, मरने का। ठीक है, हम दूध के साथ तो चाय के साथ में हम नमकीन भी खा रहे हैं, वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि उसमें नमक नहीं करना है। दूध के साथ में मछली नहीं खानी, दूध के साथ में अंडे नहीं खाने। तो जैसे दूध के साथ में कोई खाने के साथ में कोई लेता है तो उसमें भी नमक नमक पड़ा हुआ है। वो भी है ना। आजकल देखो पास्ता बन रहा है, पास्ता में क्या डल रहा है, नमक भी डल रही है, मिर्च भी डल रही है, और पास्ता भी डल रहा है, मैदा भी डल रहा है, उसके साथ में दूध भी डाल दे रहे हैं। तो कितना बड़ा विरुद्ध आहार हो गया है। तो सबसे मेन कारण है इसका विरुद्ध आहार। ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए, इनसे श्वेत्र होता है, इनसे विटिलिगो होता है, सफेद दाग की दिक्कतें इसलिए आती हैं। इसलिए शायद आई थिंक आज जो आजकल हम देख रहे हैं और दूसरे तीसरे में तो इसलिए बढ़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को मिक्स करने की आदत हो गई है। हाँ। एकदम से कॉकटेल बना देते हैं हर किसी चीज को, ये भी डाला, ये भी डाला, वो भी डाला, और उससे क्या है, बीमारियां होती हैं शरीर में, और कुछ नहीं है। केवल टेस्ट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और लेकिन टेस्ट 2 मिनट का है, लेकिन सजा आपको पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी। अगर किसी को जॉइंट पेन या सर्वाइकल या कुछ भी हो, आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर मनीष गौतम जी से मिल सकते हैं, जिनका हॉस्पिटल है दिल्ली गेट के पास में। तो किसी भी जानकारी के लिए मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप कॉल कर सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।